तो इससे पहले की पार्ट वन वाली ईवीएस में हमने देखा था टीईटी के। यहाँ पर ये कंफ्यूजन था कि माहौल दोस्त जो है राजेंद्र सिंह के ताल्लुक से, तो ये क्या था, मुनासिब मुतबादिल की निशानदही। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो राजेंद्र सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजेंद्र सिंह की उम्र 65 साल बताई जा रही है, 6 अगस्त 1959 तक की। और बॉर्न हुए थे वो 6 अगस्त 1959 में। तो टोटल आयु 65 साल की ऐसी बताई जा रही है। और उसमें ये क्या थे, ये उनकी राइट साइड में पूरी डिटेल है कि इंडियन वाटर कंजर्वे कंजर्वेशनिस्ट थे, मतलब तहफ्फुज पर उन्होंने काम किया, वाटर कंजर्वेशन पर। और कहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, कहाँ से, अलवर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि राजस्थान में है। अगर ऐसा भी आता है कि कहाँ से, तो राजस्थान में, इंडिया में। और उन्हें वाटरमैन का खिताब दिया गया, वाटरमैन ऑफ इंडिया का। साथ ही साथ उन्होंने मगास्य अवार्ड जीता 2001 में, वाटर प्राइज जीता 2015 में। और वो रन भी करते हैं एक एनजीओ, जो कि तरुण भारत सिंह, जो फाउंड हुई थी 1975 में। तो तरुण भारत सिंह के हिसाब से हमें ये याद रखना है। तो ये 1975 में, तो उनकी बॉर्न डेट जो है तो 6 अगस्त 1959 से है। और कहाँ पर है, तो वो बागपत, ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर से। अब अगर 1959 जो है, इसमें अगर हम 65 जोड़ दे तो अभी तक वो 2024 तक में, अभी उनकी एज हो रही है 65 ईयर्स। तो ये उन्हें कहा जाता है। और इन्हें अवार्ड ये भी मिला कम्युनिटी लीडरशिप का 2001 में, पायनियरिंग वर्क में कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट्स जो उन्होंने लगाया हार्वेस्टिंग और उस मैनेजमेंट में। तो ये काफी उनके ताल्लुक से डिटेल है। रेन वाटर फॉर ड्राई सीजन, तो इन्हें वाटरमैन तो कहा जाता है, लेकिन वाटर पंचायत जो है, पानी पंचायत, वो एक अलग चीज हो गई। तब इनके ताल्लुक से हमें एक चीज क्या मिली, कि तरुण भारत सिंह ये मिला। अब ये नहीं मिला पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा। तो हम प्लांटिंग ट्री ऐसे लिखते हैं, प्लांटिंग ट्रीज। तो उन्होंने क्या किया, ही एंड हिज टीम रियलाइज दैट द ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा पैमाने पे यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज को, एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, लेड करती है डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द रीजन। तो पानी, वाटरमैन तो थे वो तो तहफ्फुज के लिए, तो उनको ये लगा कि इससे डिप्लीशन हो रहा है बहुत ज्यादा। और उन्होंने प्लांटिंग ट्रीज किया कैचमेंट एरियाज ऑफ वाटर सोर्सेस, जैसे कि रिवर्स पॉन्ड्स में, इंक्रीज करने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की। ये जमीन में अगर जब पेड़ होते हैं तो जड़ों की मदद से वो पानी को बचा के रखता है, तो उसके लिए उन्होंने ये प्लांटिंग ट्रीज वगैरह वाला मूवमेंट्स चालू किए। तो इस हिसाब से इनके दोनों चीजें हो गई। अब कंफ्यूज करने के लिए पानी की पंचायत वहां पर दिया गया था। तो ये वाटरमैन एक अलग चीज हो गई कि उन्होंने जो कंजर्वेशन पर काम किया, ये एक अलग चीज हो गई, लेकिन पानी पंचायत अलग है। और चिपको तहरीक की बगावत ये एक अलग चीज है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि पानी पंचायत। तो पानी पंचायत क्या है। पानी पंचायत एक्ट 2002, तो ये पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एंड फ्लोचिंग इन ओडिशा के हिसाब से है, जिसमें क्या किया जाता है पानी पंचायत में। और उसके फाउंडर कौन है, ये नाम दिया गया फर्स्ट विलासराव सालुंके, इनके हिसाब से भी आ सकता है फिर सवाल, क्योंकि अगर जब नाम ये आ रहा है, इट इज फॉर मोटिवेटिंग फार्मर्स फॉर नायगांव विलेज ऑफ द प्रोन पुरंदर तालुका ऑफ महाराष्ट्र 1974 में। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको फादर ऑफ
ऐसा भी सवाल आ सकता है। रिकॉग्नाइज फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पानी पंचायत। तो पानी पंचायत का इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह होती है, तो विलासराव सालुंके ये उनका नाम था। ये क्या था, ये मूवमेंट इनके थ्रू शुरू हुआ था। और जो खैज़ इलाके थे, और उसी तरह से लैंडलेस जो पीपल है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनके लिए ये चीजें पहुंचाना, पानी सरफेस मैनेजमेंट, ये चीज आ गई किसकी, पानी पंचायत के ऊपर। क्या है ये पानी पंचायत, फॉर्म टू फैसिलिटेट वाटर सिक्योरिटी ऑफ द विलेज एंड फॉर मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज इन द विलेज। तो ये गांव देहातों में पानी की मैनेज करने और उन्हें पहुंचाने के लिए, मुहैया करने के लिए था। अब अगर हम बात करते हैं चिपको तहरीक, चिपको मूवमेंट, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि देखिए चिपको मूवमेंट ये था जो कि लेडीज के जरिए कंसिडर्ड द फर्स्ट इको फेमिनिस्ट इन्वायरमेंट मूवमेंट था, जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1970s में, जो कि सीटेड में ज्यादा पूछा जाता है। टू प्रोटेक्ट ट्रीज एंड फॉरेस्ट एरियाज फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। अब जरूरी नहीं कि सीटेड में, क्योंकि टीईटी में भी इसका ऑप्शन आया है, तो पूछ सकता है करो। द नेम कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिपको मीनिंग क्लिंग और हग। कि उन्होंने क्या किया था, पेड़ों के अतराफ में उसको चिपक गए थे कि हम ये कट करने नहीं देंगे। विलेजर्स एम्बेरेसेस द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फॉर बीइंग फॉर फेल्ड। तो उसकी कटाई से रोकने के लिए उन्होंने मूवमेंट को शुरू किया था, जिसमें 3 लीडर जो थे स्ट्रेंथन, जिसको मिली थी लीडरशिप में अमृता देवी बिश्नोई में, मेधा पटकर, ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का ज्यादा नाम आता है। जिसमें आप पहले क्या बोल रहे थे, कुछ और नाम, सूर्यमणि वाला वो अलग था। तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये क्या था, प्राइमरीली फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट जिसको कहा गया। और ये क्या था कि स्टार्ट हुआ 1970 में। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, ये एक प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट थे, गरो ग्राहवली से, और मेंबर थे चिपकू मूवमेंट। आइडिया ऑफ चिपकू मूवमेंट किसका था, उनकी वाइफ का था, और उन्होंने एक्शन लिया था। तो ही हैज बीन फाइटिंग फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन द हिमालयस फॉर ईयर्स, सालों से लड़ रहे थे। फर्स्ट एज अ लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट इन 1970s एंड देन लेड द एंटी तेहरी। उसके बाद उन्होंने एक एंटी तेहरी डैम कैंपेन भी चलाया 1980 के साथ, तो ये भी नाम आ सकता है। और अर्ली 2004 तक तो चिपको मूवमेंट अवार्ड किया गया राइट लिवलीहुड, जो अवार्ड था 1987 का, कमिटमेंट के हिसाब से कंजर्व करने, प्रिजर्व करने, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया में। चिपको टाइप मूवमेंट डेट बैक हुआ 1730 एडी से, और जबकि 363 बिश्नोइस ने कुर्बानी दी। 363, 363 बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन द विलेज ऑफ, उसका नाम क्या था विलेज का, प्रसन्ना खामकार इन राजस्थान, टू सेव द हेजरी ट्रीज। तो चिपको मूवमेंट और सुंदरलाल बहुगुणा, इनके जो तहरीके हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक था, जो कि मेधा पटकार ये था, पटकर। और ये बिश्नोई मूवमेंट जो था, अमृता देवी बिश्नोई, इससे याद रखना, बिश्नोई मूवमेंट के लिए ये बिश्नोई मूवमेंट एक अलग था, और नम्रता बचाओ आंदोलन ये अलग था, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। और चिपको मूवमेंट का सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम याद रखें इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो कंफ्यूजन वाला सवाल था, तो वो ये था कि ये वाला घाते और अथाते में भी कंफ्यूजन था ना। हाँ, तंजीम, इदारा और उनके बानियों की मुनासिब जोड़ी के मुतबादिल का इंतखाब। तब देखिए यहाँ पर ऊपर बानी लिखा हुआ था, और तंजीम या इदारा। तो आजाद हिंद फौज में कंफ्यूजन था, क्योंकि आजाद हिंद फौज में आगे जो लेकर चले, तो वो सुभाष चंद्र बोस बाद में थे, लेकिन उनके बानी जिन्होंने स्थापना की, तो राज बिहारी बोस थे। जिसको अगर हम और क्रॉस चेक करके देखते हैं, राज बिहारी बोस। तो राज बिहारी बोस क्या थे, इनका जन्म 25 मई 1800 मतलब 76 में हुआ, और 21 जनवरी 1900
45 में डेथ हुई। तो ये क्या थी स्थापना इन्होंने की। ये क्या था इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर। तो हम इसको क्या डालेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्या थे वो, ब्रिटिश से। और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम ये देखेंगे कि बोस जो है तो कहाँ पर पैदा हुए थे, सुबालधा, बर्धामन डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में। और यहाँ पर है देखिए, ये जो है तो क्या थे, ऑर्गेनाइजर थे गदर म्यूटिनिटी, और फाउंड किया था उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। फिर बोस ऑल्सो लेड द इंडियन नेशनल आर्मी। इनके पूरे चीजें हैं जो कि अंडर मोहन सिंह में थी। तो अगर फादर ऑफ अगर आता है तो इसमें फॉर्म जो हुई थी मोहन सिंह के क़यादत में हुई थी। ही वॉज बिहाइंड द दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी टू, यहाँ पर था, असैसिनेट द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो जो राज बिहारी बोस थे तो उनके कैप्टन जो थे, तो फादर जब आता है तो ये मोहन सिंह भी उससे जुड़ा हुआ टर्म होता है। उन्होंने फॉर्म किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो फादर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जब आता है तो वहां पर मोहन सिंह आता है। और जो स्थापना या क़यादत जो आती है, स्थापना करना, तो उसमें बानी में राज बिहारी बोस आता है। और बाद में जो उसको आगे लेकर बढ़े तो वो सुभाष चंद्र बोस फिर बाद में आ जाते हैं, इस तरह से। तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये इसके ताल्लुक से था। और उसके बाद एक फासिद मादे वाला जो था क्वेश्चन, वो कहाँ पर था, फासिद मादे वाला ढूंढिए। तो फासिद मादा मतलब होता है कि नबातात का कौन सा फासिद मादा, यानी नबातात का फासिद मादा, यानी कि जो यूनानी में इस्तेमाल होगा या आयुर्वेदिक के तौर पर, ये जड़ी बूटी हम कह सकते हैं। तो उसके तौर पर जो यूजफुल होता है तो वो नीलगिरी का तेल होता है, जो कि आपको जैसे कि मतलब दर्द से रिलीफ के लिए, बाइट्स के लिए, और इंसेक्ट बाइट, या फिर स्टिंग मारता है अगर, डंक वगैरह मारने से कोई भी चीज के लिए, तो ये आयुर्वेदिक में यूज होगा। जबकि रिफाइंड कैल्शियम ऑक्सलेट और कर्ली ये यूज नहीं होती आयुर्वेदिक चीजों के लिए, हर्बल के लिए। तो इस हिसाब से ये सिर्फ नीलगिरी का तेल आ जाता है। उसके बाद में अब हमारा क्वेश्चन कहाँ तक आया था, ये तंजीम इदारों का हो गया था और ये हो गया था। हाँ, ये चल रहा था कि आजाद हिंद फौज का फिर निशान क्या था। इंडिपेंडेंट इंडियन जो आर्मी था उसके फौज का निशान जलती मशाल था, चरखे की तस्वीर थी, या उड़ान भरता हुआ खाक, या हमला करता हुआ शेर। इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी का मार्क, ये सिंबल, ये सिंबल कह सकते हैं। इसमें तो लिखने में स्वॉर्ड इन क्रॉस, ये एक अलग आ रहा है। इंडियन आर्मी का आ रहा है सिर्फ। जो पहला था आजाद हिंद फौज का निशान, तो हम देखते हैं उसका है फोर्थ वन, हमला करता हुआ शेर। तो इसको सिंपली याद रख लेना है, हमला करता हुआ शेर, आजाद हिंद फौज का निशान। उसके बाद स्वराज्य के दुश्मन और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले, ये क्या है, खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी। मतलब स्वराज के दुश्मन और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी कौन सी है, शाइस्ता खान, फिरंगी मिर्साला, और दौलत खान, ठीक है, मुरारबाजी, और बहलुल खान, प्रतापगढ़, गुज्जर, और सती मसूद, सिद्दी मसूद बाजी,
प्रभु देश पांडे। उसका सेकंड बिल्कुल सही है, दौलत खान का मुरारबाजी, मुनासिब जोड़ी। बाकी सब गलत है। फिर अगर ये गलत है तो ये भी याद रखना है कि शाइस्ता खान का क्या था, बाद में पढ़कर बहलुल खान का क्या था। शाइस्ता खान को तो शिवाजी ने हराया था, क्योंकि जब हम लोग फिफ्टी फिफ्टी करते थे तो जाहिर खान ये दोनों हाँ, ये दोनों को नहीं, दौलत दौलत खान खान मुरारबाजी। मुरारबाजी हाँ। का वो मार दिया गया। ओके। उसके बाद है, दिल्ली हो गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह का हुआ बुरा हाल। अब यहाँ पर क्या है कि रानी गजब की चली वो चाल। ये हस्ब बाला मिसरों में किस शख्सियत का जिक्र उनके हम असर मराठी शायर देवसत ने किया था? झांसी की रानी के लिए किया गया है कि अहिल्या बाई होडकर, चांद बीबी, या महारानी ताराबाई। दिल्ली हो गई खस्ता हाल, दिल्ली से याद रख सकते हैं, दिल्ली के बादशाहों का हुआ बुरा हाल। दिल्ली से ही वो चीज निकल जाएगी। सबका क्या हिस्ट्री ईवीएस में हिस्ट्री वगैरह मिक्स है। उसका है फोर्थ वन, महारानी ताराबाई के लिए ये बात चल रही है। दिल्ली हो गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाहों का हो रहा बुरा हाल, महारानी ताराबाई। तो अब आपको झांसी की रानी की कौन से स्टेट की थी वो याद रखना है कि अहिल्याबाई की कहाँ पर थी। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा, चांद बीबी का भी। एटलीस्ट इतने, बाकी तो पढ़ना ही है। भारत के सरकारी मोहर पर, हाँ, दर्ज झैल में से किन हैवानों या हैवानात की तस्वीर किनंदा है? शेर, घोड़ा, बैल, तीनों भी है। फोर्थ, तो फोर्थ बिल्कुल सही। तो सरकारी महर पर शेर, घोड़ा और बैल तीनों की फोटो है। किस सूबे के गवर्नर का तकर्रुर, किस सूबे के गवर्नर का तकर्रुर किसी दीगर सूबे के फर्द को किया जाता है? क्या कहा जा रहा है, कोई एक सूबा है, उसके गवर्नर का क्या हो रहा है, तकर्रुर, मतलब उसका सिलेक्शन किसी दीगर सूबे के फर्द को किया जा सकता है। जो दूसरे सूबे से है उसको भी तकर्रुर कर सकते हैं। इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी वजह है? ऐसा भारत के दस्तूर में नाफिज है इसलिए कि किसी फर्द को उसके सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है। किसी फर्द को उसी के सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का, कि दूसरा लाएंगे। रियासत के मजलिस से मुखन्ना कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज रखी हुई है, या रियासत की मजलिस से आमा आमिला कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज है? सबको से गवर्नर नहीं होती। तो सेकंड बिल्कुल सही है कि किसी भी फर्द को उसके सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है, इसके लिए इस बात की तस्दीक होती है कि उस सूबे के गवर्नर का तकर्रुर दूसरे सूबे के फर्द को लिया जाए। हाँ। अगर वो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उनकी पोस्ट दी जाती है जम्मू कश्मीर। हाँ, अगर कोई महाराष्ट्र का है तो उसको कश्मीर में दे दी जा रही पोस्ट, इस तरह सूबा वगैरह ऐसे। पंचायत राज्य में ग्राम सभा की खुसूसियात जाहिर ना करने वाला मुतबादिल कौन सा है? पंचायत अगर राज्य है, उसमें ग्राम सभा उसकी खुसूसियत जाहिर ना करने वाला, निगेटिव। गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, तो सही है। ग्राम सभा पंचायत की तरक्की के मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। ग्राम सभा पं, ग्राम पंचायत से ताल्लुक रखने वाले बुनियादी कवानीन में ग्राम सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज होती है। मतलब ये प्रोग्राम बन जा रहा है छोटे बड़े लोगों की, तो देखते हैं फिर भी। 144 का फर्ज गलत है। खुसूसियात जाहिर ना करने वाला, कि सिर्फ छोटे बड़े सब मुलविस रहेंगे तो वो एक दावत टाइप में ऐसा बन जा रहा है, उसका कोई मकसद नहीं निकल रहा। कि जिम्मेदारी एक हो रही है इसमें मुनक्किद करने की, ग्राम सभा सरपंच की, और तरक्की के मंसूबे आ रहे हैं, इसलिए जमा हुए, तो तरक्की के मंसूबे और ताल्लुक रखने वाले बुनियादी कवानीन में सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज, तो ये काम जो चल रहा है उसके ऊपर आ रहा है, नहीं तो ये प्रोग्राम बन जा रहा है छोटे बड़े लोग, इसलिए। नेक्स्ट है, भारत के शुमाली इलाकों से
बहरे आजम की जानिब चलने वाली बर्री हवाओं की वजह से दर्ज झैल में से किस मुकाम पर बारिश होती है? अब बहरे आजम का पूछा है। ये कौन सा है? मछलीपट्टनम, मैंगलोर, और ये क्या है? कोइस्ती, कारवार। बहरे आजम है जिसमें बर्री हवाओं की वजह से बारिश होती है। तो उसका है थर्ड सही, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। ये मछलीपट्टनम है, ऑल्सो नोन एज मैसूलीपट्टनम, ये भी आ सकता है, या फिर बंदर। ये सिटी है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये कलमकारी टेक्सटाइल के लिए भी मशहूर है, और पेंटिंग क्रिएटेड बाय वेजिटेबल डाइस से, ये भी आ सकता है कल। सीटेट में तो आता है ये वैसे, इस तरह से आता है। शाही डायनेस्टी यहाँ पर था, पहले रूल्ड बाय। तो मछलीपट्टनम। कमलकारी कापड आणि भाजीपाला रंग वापरून तयार केलेल्या चित्रासाठी ओळखले जाते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी सिलसिला और भारत की सबसे बुलंद चोटी की मुनासिब जोड़ी का मुतबादिल कौन सा है? सतपड़ा, इस्तिम्बा, मगरिबी घाट, अनैमुड़ी, अरवी, केरू शेखर, ध्रुव चोटी, हिमालय केटू। सतपड़ा, अस्तंबा। जिन्होंने पेपर टिक किया है शायद पास हो गए होंगे। तो बिल्कुल सही पहला, सतपड़ा, अस्तंबा। सबसे बुलंद चोटी की मुनासिब ये जोड़ी को लगा रहे हैं, सतपड़ा अस्तंबा। उसके बाद मियारी वक्त के लिहाज से अगर ग्रैंड शहर में बरोज पीर रात के 10 बजे हो, तो उसी वक्त भारत में कितने बजे? ग्रीनविच के ऊपर ये सवाल है। जो ग्रीनविच होती है ना, तो उसमें एक होता है वेस्ट। वेस्ट को क्या कहते हैं उर्दू में? मशरिक। और वेस्ट को क्या कहते हैं? ईस्ट को मशरिक। हाँ, मगरिब। तो दोनों में क्या होता है फर्क, के वो ग्रीनविच में 1 घंटा, 1 बज रहे अगर जो भी, तो वो 5.5 घंटे आगे होता है इंडिया के हिसाब से, ऐसा कुछ होता है। तो अगर ये 10 बज रहे तो अगर हम इसको 10 से अगर 5 जोड़ दे तो कितने होंगे? 11, 12, ये दो निकल गए। और 3:30, तो 3:30 का है ये सुबह के 3:30। तो मंगल, क्योंकि पीरी हो रहा है ये, तो अगला दिन, क्योंकि दिन बदल जा रहा है ना 12 के बाद। तो ग्रीनविच के हिसाब से सिंपल सिंपल क्या होता है कि ग्रीनविच अगर वेस्ट है तो वो आगे के लिए भारत के हिसाब से ग्रीनविच के 5.5 घंटे आगे होता है। और अगर पीछे है तो 5.5 घंटे पीछे। लेकिन उसको देखते कैसा है, ग्रीनविच 360 डिग्री जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, तो उसका रेशो होता है, और रेशो में 360 डिग्री जो कर्वेचर होता है, तो उसमें से उसका जो टाइम जो नापते हैं, तो वो 15 ऐसा निकलता है कुछ, मतलब 15 मिनट डिग्री के हिसाब से कुछ। तो ऐसा मिलकर, लेकिन सिंपल सिंपल याद रखना है 5.5 घंटे। तो उससे हम देखते हैं कि क्या ये मंगल हो रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है मंगल, सुबह के 3:30। 5.5 घंटे। आप ऐसा उसका एक नाम याद रखिए ग्रीनविच के हिसाब से इंडिया का। तो पीर था, तो पीर के हिसाब से रात के 10 थे, तो 2 घंटे मतलब 5.5 घंटे आगे चलना है। तो जैसे 2 घंटे हुए तो मंगल हो गया। और मंगल के 3:30 हो रहे, बाकी के 3.5 घंटे। उसके बाद नेक्स्ट है सापुतारा, गुजरात का अगर है तो पाल का क्या है? महाराष्ट्र। इसमें कंफ्यूज हुए हैं हिमाचल प्रदेश।
जैसे पालघर में तो सर मुंबई भी आता है। हाँ, तो पालघर मुंबई महाराष्ट्र का ये सही जवाब। उसके बाद में नेक्स्ट है, भूषण कंप्यूटर इंजीनियर, मनीषा मौल्यमा है, मिलिंद घरेलू सनतकार है, और मनाली क्या है, मुर्गी बानी की सनतकार है। इस मालूमात की रोशनी में दर्ज झैल में से मेशावर रुबई दर्जा मेशावर चौथे दर्जे का पेशावर कौन है? कंप्यूटर चौथे दर्जे का, तो दर्जा में कैसे रखा जा रहा है, क्या दर्जे के हिसाब से? इब्तदाई दर्जा जो रहेगा मुर्गी पालन है। इब्तदाई दर्जा मुर्गे पालन। सेकंड जो रहेगा सानवी दर्जा, सानवी हाँ, दर्जा में रहेगा सर उसमें तो अपने इन आ जाएंगे, मोहल्ले में आ जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में आ जाएंगे। मोहल्ले में। और उसके बाद सतासी जो रहेगा घरेलू सलाहकार रहेगा। घरेलू सनतकार तीसरा। या फिर हो सकता है तलाशी जो है मोहल्ले में भी हो सकता है, दोनों भी। और चौथा जो रहेगा मोबाइल जो कंप्यूटर इंजीनियर जो ऑलरेडी तैयार ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। उसको समझ कैसे चल सकते हैं, मतलब इसमें एक और चार दोनों को सही बताया हुआ है, मतलब जिसने भी एक भी टिक किया तो चार भी। मनीषा और भूषण दोनों को किया गया मोहल्ले में, क्योंकि ये दो चीजें क्या हो गई, मतलब जैसे कि क्या पूछा था, पेशावर का दर्जा, तो इब्तदाई दर्जे में मुर्गा बानी को क्यों रखा जाता है, इसका जवाब दीजिए। सर इसलिए किसान से रिलेटेड रहता है किसान से सर। एक रिलेटेड है होता इसलिए। है एक तो होता है गल्ला बानी, गला एक वाली, मुर्गा बानी, मुर्ग बानी। जिराफ भी आती है सर। मतलब जैसे कि बुनियादी के हिसाब से रखा जा रहा है बुनियादी क्या? हिसाब से। तो बुनियादी में अगर ये रखा जाए पहला मुर्ग बानी, और दूसरे में क्या, घरेलू घरेलू सनतकार, क्योंकि ये सलाहकार। भी चीजें जरूरी है। अब सनतकार बोले तो इंडस्ट्रीज, अभी घरेलू छोटी पैमाने की सर। छोटे पैमाने की। उसके बाद जो मोहल्ले में का जो पेशा है अब एक मोहल्ले में क्या हो गया, ये बहुत आगे का हो गया, मतलब पहले ये बुनियादी जरूरतों के हो गया। हाँ उसके उसके बाद आधार पर कंप्यूटर इंजीनियर भी समाजी मतलब खिदमत, और मोहल्ले में भी। तो अब कंप्यूटर इंजीनियर इसलिए रखना चाह रहे थे जैसे हार्डवेयर वाला, कि जब खराब हुआ जब, तो उन्होंने सोचा कि ये भी समाजी खिदमत है, तो उन्होंने दोनों को ही, एक और दो को, दोनों को साथ दे दिया। रुबाई दर्जन, चार दर्जन, तो इसको और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। 150 वाला सवाल है लास्ट, ईवीएस का। कौमी बागात सूबा महाराष्ट्र के किन जिलाई गृह में मौजूद है? जिलाई गढ़ में, नागपुर, थाना, रायगढ़, गोंदिया, गढ़चिरौली, रायगढ़, चंद्रपुर, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, थाना, नागपुर। कौमी बागात, माहौल जो है उसमें दिया है। क्लास चौथे के कौमी बागात के, एनसीईआरटी में, एससीआरटी एससीईआरटी, स्टेट स्टेट, स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड की बोर्ड, बाल भारती, उसकी वेबसाइट बाल भारती पे जाके भी पढ़ सकते हैं सारे लोग, किताबें जो पढ़ना चाह रहे हैं। ये बाल भारती पे जाना है, वहां से ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी के लिए, सीटेट के लिए एनसीईआरटी पब्लिकेशन, इस तरह लिखकर आपको बता देते हैं। ई बाल भारती ऐसे लिखना है, ये लिखना है। फिर जाना है यहाँ पर, ये लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको जो भी बुक पढ़ना है, जैसे कि ईवीएस हिस्ट्री, तो फिर फोर्थ पे जाइए, फिर वहाँ पर से जो भी आपको लेना है, यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज मीडियम है तो उर्दू लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। ये देखिए, शिवाजी के बारे में, रियाजी है, माहौल का मुताला है, तो आपको ये ईवीएस में ये भी आ रहा है, और माहौल का मुताला, तो फिर इसमें से टिक करके फिर आप इस पर जाना है। ऐसा आप ई बाल भारती से पढ़ सकते हैं किताबें, और एनसीईआरटी से कैसा पढ़ना रहता है कि ओपन होने तक बताते हैं। एनसीईआरटी लिखना है। एनसीईआरटी में आने के बाद यहाँ पर क्लास लिखना है, जैसे कि फोर्थ। फिर यहाँ पर ईवीएस, बुक का टाइटल, ये आसपास उर्दू में, इस पर जाना है। फिर आप ऐसे पैसेज वाइज पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज। और ये जो है तो अभी खुल रही है ई बाल भारती की पूरी बुक। हाँ, तो ये कौमी बागत, तो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, वहां से भी कर सकते हैं ऑनलाइन, बगैर बुक्स को परचेस करें। तो 150 का है थर्ड, जो कि है चंद्रपुर, नागपुर, गोंदिया।
बोलिए। हाँ इस तरह। तो इस तरह से है। और अगर कोई जवाबात ऐसे हो जाते हैं किस्मत से कि जिसमें किसी ने एक, किसी ने चार किया है, तो अगर उसको मिल जाए तो पूरे नंबर मिल सकते हैं। और कभी कोई क्वेश्चन ही गलत हो गया तो उसके मार्क्स भी कभी कभार मिल जाते हैं। हाँ। तब देखिए ये माहौल का मुताला इस तरह से आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि जब जब भी आप फ्री रहते हैं तो आप ये बाल भारती पे जाकर ये पूरे पढ़ सकते हैं, ये पूरी चीज। इन से डब्बों की जो मालूमात आती है उसमें बहुत आते हैं। नहीं 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 डब्बों की रजिस्ट्री की मालूमात डब्बों क्योंकि चार बजे डब्बों की जो मालूमात आती है ना, जैसे ऊपर गया अभी तो नेक्स्ट वीडियो में अगला देखने देंगे। नहीं नहीं वो तो रहता ही रहता